अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। पार्लिमान के अंदर बजट और पार्लिमान के दरवाजे के ऊपर पीटीआई की खवातीन का धावा। अब ये याद रहे कि ये आम दरवाज़ा नहीं है, ये वो दरवाज़ा है जिसके ज़रिए आप पार्लियामेंट के अहाते के अंदर दाखिल होते हैं। हमारे पास शिराजी साहब मौजूद हैं जो नुमाइंदा न्यूज़ इस्लामाबाद इस मामले को कवर कर रहे हैं। उनसे हम पहले बात करेंगे और उसके बाद बजट के मामले से और इस जाविये से बात करेंगे कि जिस मुल्क के अंदर से ये तस्वीर बन रही हों कि पार्लियामान जिसके अंदर बजट से मुतल्लिक़ बहस हो रही है और मुल्क के अहदाफ तरक्की के तय किए जा रहे हैं, उसके दरवाज़े के ऊपर ख़वातीन चढ़ रही हुई हों और वो दुनिया को ये बता रही हों कि ये हुकूमत अब गई कि तब गई, तो उसके अंदर आप स्टेबिलिटी की तवक्को क्या कर सकते हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब जो बड़े मौसर इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से अब जा रहे हैं इस वक्त, उन्होंने क्या इसके बारे में तदाबीर की थी और ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, इसको एहतजाज भी आप कह सकते हैं, अगर आप तनकीद करना है तूफ़ान बदतमीज़ी भी कह सकते हैं, इसका पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा, वो जिस पैनल से मैं बात करूंगा और तारफ़ में बाद में करवाऊंगा। शिराजी साहब हमारे पास मौजूद है। शिराज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये बताइएगा कि नाजरीन की सहूलत के लिए कि ये गेट कौन सा है और गेट में से दाखिल होकर आप किधर जाते हैं? बहुत शुक्रिया सर। सबसे मैं बता चलूँ आपको कि आज तकरीबन 5:30 बजे के करीब हमें कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फ़ीमेल जो ख़वातीन वर्कर्स है, जो साबिका MNAs है, वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और मीडिया कवरेज के लिए आए। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो पार्लियामेंट लाजर से मलिका बुखारी, कंवल शोज़ब और आलिया हमज़ा जो है वो 2 दर्जन ख़वातीन के साथ जो है वहाँ से पार्लियामेंट हाउस की जानिब बढ़ी। पार्लियामेंट हाउस का ही वो गेट है जहाँ से जो मेंबरान है वो अंदर जाते हैं, जहाँ से आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती, वो जहाँ प्रॉपर चेकिंग के बाद जो मीडिया वर्कर्स है या फिर जो MNAs है वो अंदर जाते हैं। ये वो गेट है जहाँ पर जाने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन वर्कर्स और साबिका MNAs की जानिब से। अच्छा शिराज, अगर मैं पूछ पाऊँ आपसे कि आप ज़ाहिर है पार्लियामान कवर करते हैं, इस गेट से आवत जावत होती है मेंबरान की, आपने फरमाया कि ये आम लोगों की गुजरगाह नहीं है, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन खवातीन ने 3 का जिनका आपने जिक्र किया वो तो पार्लियामान से बाहर हैं अब, और जो बाकी खवातीन हैं वो कभी पार्लियामान का मेंबर रही नहीं, तो ज़ाहिर आम लोग हो गए। अगर आप ये कोशिश करें कि गेट के ऊपर से चढ़कर फलांगने की कोशिश करें तो आपको इजाज़त है बतौर रिपोर्टर या पाकिस्तानी शहरी की या नहीं, या कानून क्या कहता है इसमें? कानून तो इस हवाले से सर यही कहता है कि आम शहरी को या आम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इवन जो हमारा प्रेस कार्ड है उस पर भी कभी कभार हमें रोक दिया जाता है। जो PID का स्पेशल तौर पर कार्ड बनाते हैं पार्लियामेंट के हवाले से या पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग के लिए, सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होती है, या फिर जो वो लोग जिनको MNA जो है या जो सेनेटर्स है उनको जो है ख़ास तौर पर रेफ़र करते हैं तो उनको अंदर जाने की इजाज़त होती है। आम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती इस गेट से, जहाँ पर आज ये सब कुछ
देखने को मिला, जहाँ पर जो है कानून की पामाली की गई और जहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन साबिका MNAs है वो गेट पर भी चढ़ी, हमने देखा कि और शुज़ैब भी गेट पर चढ़ी, हमने देखा कि जो आलिया हमजा साहिबा है वो भी गेट पर चढ़ी और यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन वर्कर है उनकी जानिब से हुकूमत खिलाफ नारेबाजी भी की गई, ठीक है। हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे अच्छा और शिराज, अगर मैं आपसे वर्कर्स ये भी अपने पूछ पाऊँ साथ कि लाए थे आपने और बतौर रिपोर्टर जब आपको ये खबर मिली कि इन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, एहतजाज करना है, उस वक्त आपके पास या आपके दूसरे जो कोलीग्स हैं उनके पास क्या ये खबर थी कि बाकायदा गेट के ऊपर हमला किया जाएगा, धावा बोला जाएगा, या आपका ख्याल था कि सादा सा एहतजाज होगा, आप उसकी रिपोर्टिंग करके वापस आ जाएंगे? ये वाकया अनप्लैंड था या प्लान्ड था या क्या आपके ख्याल में? अब बज़ाहिर तो ये वाक़या जो है प्री प्लान के लगता है, बज़ाहिर तो प्रॉपर प्लानिंग के तहत ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका MNAs है वो लाजिश से आई प्लान के तहत, क्योंकि उनके हाथ में जो है बर्तन भी थे, उनके हाथ में प्ले कार्ड्स भी थे। हमें कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है पार्लियामेंट हाउस के बाहर, गेट नंबर 1 के बाहर जो साबिका अरकान पार्लियामेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी EVM का जो खात्मा किया जा रहा है या जो नेब कवानीन का खात्मा किया जा रहा है उस हवाले से। तो हम जो सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर हालात और सूरत हाल जो है वो कुछ और दिखाई दे रही अच्छा, थी। एक यहाँ पर सवाल मैं उनकी अगर जानिब आपसे से और पूछ पाऊँ जो है शिराज, तूफानी अगर मैं बदतमीजी आपसे कथा बरपा की कलामी, अगर आपसे सवाल एक और पूछ पाऊँ, आपने फरमाया कि ये पार्लिमानी लॉजिस से खवातीन निकल कर आईं, तो पार्लिमानी लॉजिस के अंदर तो वही रहेगा जो पार्लिमान का मेंबर होगा, तो क्या ये खवातीन जो हैं इस्तीफे देने के बावजूद पार्लिमानी लॉजिस के अंदर ही रहती हैं, ये क्या? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहे वो मर्द है या जो ख़वातीन मेंबरान है उनकी जानिब से इस्तीफ़े तो दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पार्लियामेंट लाजिस में बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी तक उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए। अभी तक तमाम तर जो अरकान पार्लियामेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पार्लियामेंट लाजिस के अंदर ही मौजूद है, वहाँ पर रिहाइश पजीर है। और आज भी हमने देखा कि ये तीनों जो ख़वातीन मेंबरान थी वो भी पार्लियामेंट लाजिस से ही यहाँ पर आई है और वहाँ पर अभी तक वो रिहाइश पजीर है। ताहम जो इस्तीफ़ों के हवाले से जब उनसे पूछा जाता है तो उनका ये मौक़िफ़ सामने आता है कि हमने इस्तीफ़े तो दिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, तो इसीलिए हम अभी तक पार्लियामेंट लाजिस में मौजूद है और हम देख रहे हैं कि जो मेंबरान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रिहाइश पजीर ही है पाकिस्तान जो पार्लियामेंट है, सॉरी। बिल्कुल आखिर में ये गेट किसने खोला इनके लिए? जी बिल्कुल, गेट जो है वो जब आलिया हमजा जो है वो गेट पर चढ़ी तो उसके बाद पुलिस ने जो है गेट खोला। ये तमाम तो जो ख़वातीन थी जो एहतजाज के लिए यहाँ पर आई थी वो अंदर गई, अंदर उन्होंने प्रेस गिल्ड तलबा जहाँ पर मीडिया टॉक के लिए जगह मुख्तस की गई है वहाँ पर इनकी जानिब से मीडिया टॉक भी की गई। उसके बाद जो है इन्होंने चाहा कि हम बाहर जा रहे हैं तो हम उसी गेट से बाहर जाएंगे जो गेट नंबर 1 है, तो पुलिस ने जो है गेट बंद कर दिया और ताले लगा दिए। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स वहाँ पर मौजूद थी उनकी जानिब से गेट को जो है लाते भी हमने देखा कि लाते भी उनकी जानिब से मारे गए और जो ताला है वो तोड़ दिया गया और उसी गेट से जिस गेट से पुलिस उनको मना कर रहे थे उसी गेट से वो जो है बाहर निकल आई है और उसके बाद उनका जो एहतजाजी मुजाहरा था वो ख़त्म हो गया था। जी बहुत शुक्रिया शिराज, आपने बताया कि हालात और वाक़यात क्या थे। ज़रा तज़िया इसका कर लेते हैं नाज़रीन ब्रेक के बाद अपने पैनलिस्ट के साथ, जिसमें नसरुल्लाह मलिक होंगे, हमारे सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार अहमद बिलाल महबूब साहब होंगे पिलडेट से, फ़ारूक सलीम साहब होंगे मुआशी तज़ियाकार, मुर्तज़ा सोलंकी जो सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार और पॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, कि ये जो मामला है कि एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे नाजुक और क्रिटिकल बजट है और साथ साथ हालात जो हमारे मुल्क के हम अपनी जगह पर मौजूद हैं, हमने पाकिस्तान की एक मुस्बत तस्वीर बनानी है स्टेबिलिटी की, लेकिन अपोजिशन जो है वो गेट तोड़ पॉलिसी के ऊपर आपको माइल नज़र आती है। तो ये मिलकर तस्वीर क्या बनेगी पाकिस्तान की, ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, हमारे पास नसरुल्लाह मलिक साहब, फ़ारूक सलीम और मुर्तज़ा सोलंकी मौजूद हैं। इनको हम खुशामदीद कहते हैं। स्टार्टिंग विद यू फ़ारूक सलीम साहब, अभी तक जो बजट के खदखाल आपके सामने आए हैं, जो सियासी और अपोजिशन का ज़ाविया है वो भी हम डिस्कस करते हैं, उसमें से कोई आपके लिए कोई अनहोनी चीज़ है? मसलन मैं एक ख़बर देख रहा था जो हमें थोड़ी सी अजीब लगी कि IMF की डिमांड्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। वो चाह रहे हैं कि CPEC के जो मुआहदे हैं उनकी मालूमात मज़ीद सामने लाई जाएँ। हमारी तरफ से जो प्रपोज़ की जा रही हैं छोटी छोटी सब्सिडीज़ इंटरवेंशंस अपेरेंटली उनको नापसंद हैं। आपके ख्याल में ये कोई अनहोनी है या ये होना ही था? देखिए, जब हम किसी का कर्जदार हो जाते हैं, किसी के मजीद कर्जा मांगते हैं, फिर उसकी तरफ से शराइत तो आती हैं।
अगर 900 मिलियन डॉलर की किस्त लेने चले हैं तो जो हमें 900 मिलियन डॉलर दे रहा है वो ये जानना चाहता है कि ये पैसे कहाँ पे खर्च होंगे। अब मसला कुछ ऐसा है कि दुनिया में जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है वो सिर्फ एक ही मालियाती इदारा है दुनिया में, और वो है IMF। और कोई इदारा, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, उनके पास मॉनिटरिंग प्रोग्राम की फैसिलिटी नहीं है। तो जब मॉनिटरिंग प्रोग्राम IMF प्रोवाइड करता है तो आप सोचिए कि न सिर्फ वो शर्तें लगा रहा है, बल्कि आप सऊदी अरेबिया जो हमारा बड़ा पुराना दोस्त है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कतर हो, वो भी अपनी इमदाद जो है वो मशरूत कर रहे हैं, वो कंडीशनल कर रहे हैं IMF के पैकेज के साथ। तो सभी जो क्या ये अनयूजुअल है कि जो आपके बायलैटरल लेंडर्स हैं, आपके दोस्त जिस तरह आपने फरमाया, वो एक बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे की जो शराइत है उनके साथ मशरूत करें? क्योंकि हम तो हमेशा ये कहते थे कि चले IMF के साथ तो डील कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ें तो हमारी वी हैव देम अंडर द बेल्ट, ये तो हम कभी भी ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है। इज दैट अनयूजुअल? बिल्कुल अब साबित हो गया है। आप देखिए कि सऊदी अरेबिया ने हमें कोई मदद नहीं की। चीन ने जो 2.3 बिलियन डॉलर हमसे मार्च के आखिरी हफ्ते में ले लिया था, वो दोबारा रिन्यू करने के लिए या उसकी वापसी के लिए IMF का इंतजार किया जा रहा है। तो IMF जो है वो आप समझ लीजिए कि वो मॉनिटरिंग प्रोग्राम के हवाले से अब दुनिया भर उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, उसके ऊपर इंतजार करने लगी है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई अनहोनी चीज़ है, लेकिन इसमें जो अच्छी चीज़ है तलत साहब, मैं समझता हूँ कि तकरीबन सारे मुज़ाकरात जो हैं वो फाइनलाइज हो चुके हैं। लास्ट मीटिंग जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब की IMF के डेलीगेशन के साथ हुई थी, अब वो इक्का दुक्का चीज़ें रह गई हैं। जैसे एक प्री कंडीशन थी कि हमने सब्सिडी खत्म करनी है, वो 60 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की मद में आपने देख लिया। बजट की बुनियादी जो हिकमत अमली है उसकी अप्रूवल IMF से चाहिए थी, मेरा ख्याल है कि वो भी हो चुकी हुई है। तो इसके बाद एक FATF का सेशन आ रहा है 15-16 तारीख को। मेरा तजिया ये कहता है कि तकरीबन 90 to 95% जो शराइत थी FATF की वो हमने पूरी कर ली हैं, और मुझे तो लगता है कि कोई पॉजिटिव खबर आएगी FATF की तरफ से भी, और उसके बाद एक पॉजिटिव खबर आएगी IMF की तरफ से भी, और उसके बाद फिर वो जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से भी कोई मस्बत खबरें आएंगी। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने की कि हमारे कॉरस्पॉन्डेंट जो कवर कर रहे हैं FATF का इजलास और उसका रनअप जो है, वो भी हमें यही बात बता रहे हैं कि वहाँ पर अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। अच्छा, अब इस हौसला अफजाई जो पाकिस्तान की हो सकती है उसको हम ज़रा सियासी तनाज़ुर में लेके आते हैं। तो नसरुल्लाह साहब, इमरान खान ने तो आज कह दिया कि अब लोगों को पता चलेगा कि महंगाई क्या होती है जब बिल आएंगे। उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि अब जब से हुकूमत आई है तो बैरूनी कर्जे मिलना जो है बड़े मुश्किल हो गए हैं। अब एक तरफ से वो कहते थे कि ये बहुत बड़ी साजिश है, और अगर साजिश है तो फिर वो हमें बैरूनी कर्जे मुश्किल से क्यों मिल रहे हैं। लेकिन अगर हौसला अफजा डेवलपमेंट्स हुई, FATF से हमें निकाल दिया गया ग्रे लिस्ट में से, IMF का कर्जा आ गया, तो इमरान खान का बयानिया ये होगा कि मैं तो आपको पहले ही कहता था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, तभी तो इसको इतनी सहूलत मुहैया की जा रही है। तो इमरान खान के लिए तो विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ से, नहीं? मेरा नहीं ख्याल ऐसी सूरत हाल है ताले साहब। असल में जब ये हुकूमत आई, आपके इल्म में है कि उसी वक्त हुकूमत के कुछ लोगों का ये कहना था कि IMF के साथ जो मुआहदा है हुकूमत का, उसको मंजर आम पर लाकर फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा कर दिया जाए। लेकिन आपस में पार्टी के अंदर ये डिसीजन ना हो सका और उसमें ताख़ीर हुई। लेकिन इमरान खान साहब जिस बयानियों को लेकर चले थे या जिस बयानियों को वो लोगों के सामने पेश कर रहे थे कि हुकूमत ही ये जो है अमेरिका के कहने पे उनकी तब्दील की गई है, अगर ऐसी सूरत हाल होती तो फिर फौरी तौर पर रिलीफ मिलता। IMF के पास जाके फ़ारूक साहब बेहतर बता सकते हैं कि उनको मुज़ाकरात ना करने पड़ते, उनकी शराइत ना माननी पड़ती, जो मुआहदा इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया था उसी को कंटिन्यू ना करना पड़ता। फिर उसके साथ साथ अगर आप देखें सऊदी अरब से, सऊदी अरब ने अपने आप को मशरूत किया IMF के साथ। कतर, बहरीन और UAE के साथ जो बातचीत हुई उसमें भी डिले इसलिए हुआ कि IMF के साथ उन्होंने अपने मामलात को मशरूत कर दिया। और अगर इमरान खान साहब के बयानिए को दुरुस्त मान लिया जाता तो मेरे ख्याल में फौरी तौर पर ऐसी सूरत हाल पैदा ना होती कि अवाम की तरफ से भी हुकूमत को बहुत बुरा सुनने को मिल रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई,
और फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद ये ऐसे फैसले थे जो बहरहाल PMLN के लिए तकलीफ दे या मुश्किल फ़ैसले हैं, पॉपुलर फैसले नहीं थे। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का बयानिया आस्ता आस्ता जो है वो दम तोड़ना शुरू कर देगा, और दम तोड़ना शुरू हो गया है मेरे ख्याल में। और फिर जो अभी हम FATF की जो बात कर रहे हैं उससे जब हम निकलेंगे, या जिसमें मईशत की बात की जा रही है कि कुछ रिलीफ पैकेज भी आ सकता है, एक बड़े पैकेज पर काम भी किया जा रहा है, मेरे ख्याल में उसके साथ साथ सियासी जब अमल शुरू हो जाएगा, और किसी हद तक इमरान खान साहब इस बात को अब एग्री कर चुके हैं कि इलेक्शन के मैदान की तैयारी करनी है और उस तरफ जाना है, तो मेरे ख्याल में अब हलकों की सियासत होगी, आपके वो हल्का टू हल्का बातचीत होगी, फिर कैंडिडेट्स के ऊपर बात ही होगी, फिर पॉलिटिकल कैंपेन की बात होगी। तो ये बयानिया तो अब ज़्यादा देर चलने वाला है नहीं। ठीक। जो खान साहब शुरू में समझ रहे थे कि वो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट या अपनी हुकूमत को हटाने के हवाले से जो कैंपेन कर रहे हैं उसी को लेके चलते रहेंगे। ये आपको आस्ता आस्ता, हमें तो पब्लिक में कम से कम अब ये डिबेट दूसरी तरफ जाती दिखाई देती है, अगरचे बड़ी तेज़ी के साथ नहीं गई होगी, लेकिन अब दूसरी राय सामने आना ज़रूर शुरू हो गई है कि हुकूमत के अपने फ़ैसले ऐसे थे जिसकी वजह से एक मुआशी दबाव था, उससे निकलने के लिए सख्त फैसले करने के बाद अगर हम कुछ बेहतर फैसले करने में कामयाब होते हैं तो मेरे ख्याल में फिर इलेक्शन के ऊपर फोकस होगा। और इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर उसकी डायमेंशंस बड़ी मुख्तलिफ हैं। अगर हम समझें कि सिर्फ अमेरिका के खिलाफ नारे लगा के इलेक्शन, वो हाँ, अमेरिका एंटी अमेरिकनिज्म जो है ना, इलेक्शन विनिंग फैक्टर पाकिस्तान में कभी नहीं रहा, ये आपने दुरुस्त कहा। सोलंकी साहब, अगर मैं आपके पास आऊँ तो इमरान खान जो है अभी भी, एक तो खैर बहुत सारे लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, हमने देखा, जिसके अंदर रिटायर्ड एक जर्नैल साहब भी हैं, वो खातून भी हैं जो बड़ी गालियां निकाल रही थी। शेख रशीद को भी हमने देखा, वो जो कराची से इनके MNA थे, उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया, एक दो सहाफ़ियों का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन इमरान खान जो है उनका शायद सॉफ्टवेयर जो है वो हालात में कुछ शायद अपडेट कर रहा है या अपग्रेड कर रहा है। अब उन्होंने कहा कि मैं इनकलाब लाऊंगा, बस मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। तो वो एक्सपेक्टेशंस भी डेवलप कर रहे हैं। आज जो पार्लियामान के ऊपर धावा है उससे लगता ही है कि उन्होंने ये ऑप्शन भी ओपन रखी हुई है। तो ज़रा अगर आप इस ज़ाविये से देखें कि इन तमाम मुआशी और सियासी हालात में इमरान खान की स्ट्रेटजी किस तरफ जाती हुई नज़र आती है। गो अहेड। देखें जी, इमरान खान जो 25 मई का जो मार्का था वो हारने के बाद अब मुख्तलिफ तरह की फेस 7 ढूंढ रहे हैं। और ये आज जो ख़वातीन मुस्ताफ़ी अराकीन असम्बली का जो धावा था वो भी उसका एक हिस्सा था। कोर्ट के ज़रिए कोई फेस 7 ढूंढना वो भी उसका एक ज़रिया है। तो बाकी सारे हार्डवेयर तब्दील हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएंगे, लेकिन खान साहब के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वायरस लगा हुआ है, तो वो अपनी अंजाम को ही पहुंचेगा। वहां पर मुझे कोई मुस्बत तब्दीली के इम्कानात नज़र नहीं आते। लेकिन उनके ऑप्शंस जो है काफ़ी, फिर इसका मतलब है लिमिटेड हैं। अगर जिस तरह फ़ारूक सलीम साहब भी कह रहे हैं और नसरुल्लाह ने भी बात की, अगर ये हुकूमत मुश्किल तरीन फ़ैसलों के नताइज को बर्दाश्त करते हुए या नेविगेट करके आगे जाती है, तो जो जो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाता है मुल्क, तो इमरान खान की ऑप्शंस कम होती जाती हैं। उसके आसार अभी से आना शुरू हो गए हैं। आपने देखा कि जो पंजाब का मार्का है उसमें जो सबसे बड़ी सपोर्ट उनको हासिल थी PMLQ की, तो वहाँ पर जो फड्डा पड़ गया है, और जिस तरीके से चौधरी शुजात ने एक फैसला कुन एक इकदाम उठाए हैं इकदामात, तो उसके बाद जो 17 जुलाई का जो ज़िमनी इंतखाब है उससे मज़ीद आपको चीज़ें नज़र आएंगी। जो पीपल्स पार्टी और ने ये फैसला किया है कि जी हम कोई उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे और हम नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है मुआशी तौर पर आपको बताया गया कि हम दिवालियापन से बच गए हैं। अभी भी मुश्किल बहुत सारे मरहले हैं, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं मईशत के हवाले से, चाहे वो ग्रे लिस्ट से निकलने के हों, चाहे IMF का जो मामला है वो एक तरफ होने का है, चीन से $2.4 अरब मिलने का है, उसमें इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है। तो ये सारे जो इशारे हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात ख़त्म तो नहीं हो रही, कुछ बढ़ेंगी भी सही, लेकिन बहरहाल अगर ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ चले
और कुछ इन्होंने इकदाम उठाए, तो सूरत हाल मौजूदा जो मखलूत हुकूमत है उसके हक में जाएगी। फारूक साहब, बजट सबसे मुश्किल बजट समझा जा रहा है पिछले कई सालों में, और इसके नताइज भी आवाम के लिए निकलेंगे। इन्फ्लेशन का आप रेट देख लें, अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े ग्रुप से मुंसलिक, वो कह रहे हैं जी कि 35% तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर इजाफा हो गया है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस जब ऊपर जाएंगे उसका इम्पैक्ट आएगा। फिर वो कह रहे हैं जी कि हम प्राइस डिटर्मिन नहीं कर पा रहे, डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है तो हमारे लिए बड़े मसले हैं। तो ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट का पर्सपेक्टिव है, लेकिन आवाम के ऊपर भी इसका इफेक्ट तो होगा। तो यूँ तो नहीं है कि बजट पास कर दिया तो मुश्किलात आसान हो गई, असल में तो अगले 3 महीने क्रिटिकल होंगे। साहब, ये सब चीज़ें जो आपने जिनका जिक्र किया, ये बजट के नतीजे में नहीं होने वाली। इनके ऐलान ऑलरेडी कर दिए गए। बजट के नतीजे में मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आम आदमी के ऊपर कोई इजाफी बोझ आने वाला है। आम आदमी के ऊपर जो बोझ था उसका ऐलान कर दिया गया है। जो 60 रुपए का फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत ऑलरेडी बढ़ा दी गई है। बिजली के रेट जो है, टैरिफ जो है वो 7 से 8 रुपए बढ़ गए हैं। ओगरा ने कुछ 40-45% गैस की कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया है। एज सच बजट के अंदर कोई मजीद इजाफी बोझ जो है, टैक्सेशन तो आपने रेज करनी है ना जी, तो उसका इम्पैक्ट तो फिर आएगा ना जी। बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो आपने इंक्रीज करना है टैक्सेशन के मद में, उसका इम्पैक्ट आएगा। मेरा सिर्फ कहना यह है कि बजट के अंदर एक इजाफी बोझ जरूर आ रहा है जो पर्सनल इनकम टैक्स के हवाले से आ रहा है। जो पाकिस्तानी हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत हाई सैलरी पीपल हैं, उनकी स्लैब कम की जाएगी या उनके ऊपर टैक्स की शरह जो है वो बढ़ाई जा रही है। और फिर जो बेतहाशा मुनाफा बख्श कंपनीज हैं जिसमें बैंक शामिल है, कहा जा रहा है कि उनके ऊपर सुपर टैक्स आएगा। लेकिन आम आदमी के हवाले से जो बोझ पड़ना था उसका ऐलान बजट से पहले कर दिया गया है। और इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई का एक नया तूफान जो है वो आप अगले 3 से 4 हफ्तों में देखेंगे। देखिए, जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गई है उसका असर मईशत में तकरीबन हर चीज के ऊपर आएगा, और वो आप महसूस करेंगे अगले 3, 4, 5 हफ्तों में। हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है मेरे तखमीने के मुताबिक कहीं 17-18% पे चला जाएगा। जो अभी हमें बताया जा रहा है कि 13.8% था लास्ट वीक तक। तो महंगाई का एक नया तूफान आ रहा है, बोझ मजीद आ रहा है, लेकिन एज सच उसके ऐलानात ऑलरेडी कर दिए गए। बजट के नतीजे में कोई और इजाफी मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आम आदमी के ऊपर बोझ आने वाला। नुसरुल्लाह साहब, तो फिर इमरान खान जो है अपने बयानिए को महंगाई की तरफ, मुश्किलात की तरफ, लोगों के बढ़ते हुए मसाइल की तरफ, उस तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। तो अगली मरतबा जब वो उनकी ख़वातीन जो है पार्लियामान के गेट के ऊपर चढ़ेंगी तो वो बात महंगाई की कर रही होंगी। आज भी खैर प्ले कार्ड वगैरह के अंदर ये बातें लिखी हुई, तो वो एक नया बयानी अगले 3 महीने में लेके चल सकते हैं। खान साहब ये समझते हैं कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को और PDM की लीडरशिप को टारगेट किए रखें, और वो अमेरिका के हवाले से जो मेरी हुकूमत तब्दील की गई इसी बयानिए को लेके आगे चलते रहें, क्योंकि महंगाई के ख़िलाफ़ कोई अभी सोच कहीं PTI की पाई जाती नहीं है। अलबत्ता सोशल मीडिया का वो भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको याद होगा, आप भी सोशल मीडिया पे माशाल्लाह पॉपुलर देखते हैं अब चीज़ों को। ये पिछले कई रोज़ से बाकायदा कैंपेन शुरू की गई PTI के कहने पर कि आप डॉलर की कीमतें बढ़ने वाली हैं, मुल्क के ज़खायर ख़त्म होने वाले हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है। उस कैंपेन के नतीजे में आपने देखा कि डॉलर इंक्रीज़ भी हुआ। फिर ये कहा अकाउंट्स आपके सारे फ्रीज़ होने वाले हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज़ हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में उनका फोकस सिर्फ इस बात पे है कि हुकूमत को किसी न किसी तरीके से मफलूज किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि महंगाई को बुनियाद बनाकर जो है वो इमरान खान साहब कोई प्रोटेस्ट करेंगे या कोई एहतजाज करेंगे। अभी मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, सोलंकी साहब ने अभी कहा था PMLQ के हवाले से पंजाब में बुनियादी PMLQ की जो मसला है वो इस वक्त ये हुआ कि सालेक हुसैन और मोने सलाई, यानी मोने सलाई को जब वज़ीर नहीं इमरान खान साहब बना रहे थे तो इमरान खान साहब सालेक हुसैन साहब को वज़ीर बनाना चाहते थे। ये लड़ाई वहाँ से शुरू हो गई थी, और चौधरी शुजात साहब के बेटे अपने वाले साहब से कहा करते थे कि हमें आगे नहीं आने दिया जा रहा, हमें इमरान खान साहब कबूल करने को तैयार हैं, लेकिन परवेज़ आई साहब के बेटे जो हैं वो अपने वज़ीर बनने तक हमें रास्ता रोकना चाहते हैं। फिर ख़ानदान की नशस्तों की तकसीम के वाले से तो ये दूरियाँ अब इतनी पैदा हो चुकी हैं कि मेरे ख्याल में अब 2 फैमिलीज़ वो अलग अलग होती हुई नज़र आती हैं। ये आपने दुरुस्त बात की, और उसका इम्पैक्ट नाज़रीन हम आपको बता दें कि जो मैकियावेलियन रिसोर्स है
यानी वो ज़रिया जिससे आप पंजाब की सियासत में जोड़ तोड़ और मरोड़ ला सकते हैं, वो इमरान खान साहब के पास अपना तो अब अवेलेबल नहीं है। ना उनके पास जहांगीर तरीन है, ना उनके पास दूसरे लोग मौजूद हैं, और पहले जो अपारा से सहूलत मुहैया की जाती थी वो भी अब अवेलेबल नहीं है। तो उनके पास सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही का रिसोर्स रह गया था। अब वो रिसोर्स भी आपको तितर बितर होता नज़र आता है। जो बात कर रहे हैं नुसरत साहब, उसका सयाक को सबा की है। मुर्तज़ा साहब, अभी नुसरत ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की, और फेक न्यूज़ के हवाले से, कि जब गैर यकीनी की कैफियत बढ़ती है, जब एक खाम खा की हंगामा आराई की कैफियत बनाई जाती है, तो उसमें फ़ेक न्यूज़ गैलोर होता है। नुसरत ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बाकायदा टीवी चैनल्स का नाम लिया गया, एक टीवी चैनल का नाम लिया गया जिन्होंने कहा जी कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, और कैंपेन चलाई गई। तो गैर यकीनी की कैफियत को दूर करने के लिए और फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए, जो झूठी खबरें हैं उनका इलाज तो सच्ची खबरें हैं। और अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, जैसा कि अभी आपने देखा कि एक चैनल ने ये ऐलान किया कि जी 25 रुपए और मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, और लोग पेट्रोल पंप्स पे आना शुरू हो गए, तो उसका हल तो यही है कि अगर कोई ज़वाबित हैं पेमरा के या दूसरे रेगुलेटर्स के, उनको ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन बड़ा हल जो है वो तो यही है कि आप जो दुरुस्त खबरें हैं और जो हक़ाइक़ हैं वो लोगों तक फैलाएं, क्योंकि ये जो फेक न्यूज़ है और इस तरह की अफवाहें जो हैं वो सिर्फ हमारे जैसे गरीब मुल्क को नहीं, अमेरिका जैसे मुल्क को भी मुतासर करते हैं। आपने देखा कि वो ट्रंप के ज़माने में जो कुछ हुआ, तो इसका हल तो यही है, लेकिन हदफ उनका यही है कि इस हुकूमत को मफलूज किया जाए। आपने भी जिक्र किया ना फेक न्यूज़ का, तो हमें ये भी बताना चाहिए कि जिस तरह ये साहब अमेरिका में बैठ के वहाँ से ट्वीट कर रहे हैं, एक उन्होंने ट्वीट किया जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में, और शौकत तरीन को उन्होंने कोट करके कहा, फिर शौकत तरीन ने उस बयान को ख़ुद रद्द किया, फिर उसके ऊपर ISPR ने अपनी बाकायदा तफसील के साथ एक स्टेटमेंट जारी की। अच्छा, नॉर्मली ISPR हमने देखा कि खामोश रहता है, लेकिन अब आपको नज़र आ रहा होगा कि वो ज़्यादा मुतहरक नज़र आते हैं काउंटर करने में, डिनाइल जारी करने में। तो शायद जो आपने कहा कि ख़बरों को सही अंदाज से बयान करना जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। हुकूमत के लिए भी होगा, और जो आज़ाद मीडिया है उनके लिए भी होगा, और ख़ास तौर पर न्यूज़ रूम्स में जो फैक्ट चेकिंग है उसको मजबूत करना होगा। हमारे एक रहनुमा जैसे इमरान खान है, वो अपनी तकरीरों के अंदर बहुत सारे झूठ बोलते हैं, बहुत सारी गलत मालूमात देते हैं, लेकिन होता यह है कि वो लाइव चलती है, और ये नहीं होता कि जी न्यूज़ रूम में जो आपका डेस्क है फैक्ट चेकिंग का, वो उसी वक्त, जैसा कि यूरोप में और अमेरिका में होता है, उसी वक्त नीचे से आप कोई टिकर चला सकते हैं कि ये खान साहब या फलां लीडर जो बात कर रहे हैं असल हकायक ये हैं, ताकि उसी वक्त जो है उसको काउंटर किया जाए। नुसरत साहब, ज़रा पंजाब में वापस आइएगा। आपने जिक्र किया कि क्यू लीग का क्या अब इशू है, PTI के साथ कितने उनके करीब हैं। तो PTI का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पॉलिसी बनाने का, एहतजाज करने का, लोगों को मोटिवेट करने का, शफकत महमूद साहब जो हैं वो हमें जो अंदर की खबर मिली उसके मुताबिक उनकी काफ़ी ऐसी की तैसी हुई जब इमरान खान के साथ उनकी बात हुई, और वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी और काबिले दोहराने के काबिल वाली वो बात नहीं थी, क्योंकि उसमें जुमले ऐसे इस्तेमाल हुए। तो शफकत साहब ने फिर गुस्से में आके छोड़ दिया, और इमरान खान साहब ने कहा जी कि आप जाएं। उनकी जगह डॉक्टर यास्मीन को लेके आए हैं। वो तमाम तरह अपने जोश जज्बे के बावजूद ज़ाहिर है उम्र के और सेहत के उस हिस्से में हैं कि इन मामलात को वो सीधे तरीके से चला नहीं पाएंगे। तो PTI का पंजाब के अंदर ये जो प्लान करना है एहतजाज, भले वो इम्पोर्टेड हुकूमत वाला हो या महंगाई वाला हो, वो कौन करेगा आपके ख्याल में? देखिए, PTI के लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त पंजाब की लीडरशिप का है। यास्मीन राशिद साहबा, उनका सेहत भी इशू है, फिर यास्मीन साहबा थोड़ी सी उनकी कारकुनों के हवाले से जो उनकी डीलिंग है उसमें भी खासी नाराज़गियाँ लोगों की पाई जाती हैं। फिर आप देखें पंजाब के अंदर दो बड़े लोग थे, शफकत महमूद साहब थे, फिर उनके साथ राजा यासर हमैयों थे जो चकवाल से थे, जनरल सेक्रेटरी थे पंजाब में, उनको निकाला गया। और फिर इसके अंदर PTI के अंदर दो बड़े वाज़ेह ग्रुप बन चुके थे
एक ग्रुप था हमाद अजहर साहब का, जो बिल्कुल इस बात की कोशिश में थे कि किसी न किसी तरीके से शफकत महमूद साहब को और राजा यासर को हटाया जाए। अब वो धड़ा कामयाब हुआ, हमाद अजहर साहब आ गए, यास्मीन राशिद साहब आ गई। अब पीटीआई पंजाब के अंदर मज़ीद 2 धड़ों के अंदर तकसीम हो चुकी है। एक वो लोग जो शफकत महमूद साहब को और राजा यासर के साथ थे, उनके ग्रुप को सपोर्ट करते थे, और एक ग्रुप जो हमाद अजहर साहब का ग्रुप है। फिर उसके साथ साथ मियाँ असलम साहब का एक अपना ग्रुप है लाहौर के अंदर भी। लाहौर के अंदर पीटीआई बड़ी वाज़ेह तकसीम है। हमाद अजहर साहब और मियाँ असलम इकबाल साहब 2 लाहौर से जीते हुए। असलम इकबाल साहब एक पुराने कारकुन भी हैं और पीटीआई में जब शामिल हुए, लेकिन उनका अपने हलके के अंदर एक असर भी है, वो वहाँ से आज़ाद भी इलेक्शन जीते हुए हैं। तो इस लिहाज से अब हमाद साहब की असलम इकबाल साहब के साथ नहीं बनती, तो पीटीआई लाहौर के अंदर और सेंट्रल पंजाब के अंदर बड़ी ग्रुप बंदी का शिकार है। पीटीआई के लिए कोई बड़ी मूवमेंट करना सेंट्रल पंजाब में बड़ा मुश्किल है। शाह महमूद कुरैशी का क्या किरदार होगा, जिन्होंने करीब आते चले जाएंगे, जो तमाम मामलात में आपको पेश नज़र आते हैं, पेशावर में भी मौजूद हैं, वो अमरीकी साजिश वाले मरासले के आप समझें कि लिखने वालों में से एक हैं उस तमाम स्क्रिप्ट के। वो जब रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं तो वो बताते हैं कि ज़रताज गुल और मलाइका बुखारी ने किस बहादुरी का मुजाहरा किया, तो वो हर मामले में पेश हैं। तो आप उनके लिए कोई बहुत बड़ा किरदार नहीं देखते पंजाब में? मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब को माजी में ही जब सेंट्रल पंजाब की तरफ कुछ लोगों को साथ मिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी वक्त भी वो नाकाम हुए थे, जिसके बाद से उन्हें महदूद कर दिया गया था। फिर एजाज चौधरी साहब जब पंजाब के सदर बने, उसमें भी कुरैशी साहब बहुत दूर चले गए। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो है वो पंजाब में शाह महमूद कुरैशी साहब का कोई सेंट्रल पंजाब में कोई ऐसा असरात हो सकते हैं या वहाँ पर वो लीड कर सकते हैं। मुश्किलात उनके लिए अपने जनूबी पंजाब में भी काफ़ी हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब के अंदर जितनी उनकी पार्टी थी वो तितर बितर हो गई, और जो उनका ग्रुप था उसमें से बेशतर लोग जो हैं वो जहांगीर खान तरीन साहब के साथ राब्ते में आ गए। अब जहांगीर खान तरीन साहब के जो बेटे को लोधरा से PMLN की तरफ से नामजद किया जा रहा है, तो एक बड़ा धड़ा जो है वो जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ राब्ते में है। तो मैं समझता हूँ कुरैशी साहब को तो जनूबी पंजाब के अंदर मसाइल का सामना है, सेंट्रल पंजाब में उनका रोल जो है वो बड़ा मुश्किल से बनता है, और पीटीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इवन जब टिकटों की तकसीम होगी तो उस वक्त हमाद अजहर साहब और यास्मीन राशिद के लिए कैंडिडेट्स का चुनाव एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो उनके मुखालफीन है या उनका मुखालफ धड़ा बन चुका है, मेरे ख्याल में उनके रास्ते की रुकावट वो आज खुद पीटीआई के अंदर बहुत बड़ी बन जाएगा। तो सोलंकी साहब, बिल्कुल आखिर में इस तमाम बहस को समेटते हुए पीटीआई की ये जो मुश्किलात हैं उसके अंदर से हुकूमत एक मुश्किल बजट लेकर निकल सकती है, एक तो ये वाज़े होता हुआ नज़र आता है। दूसरी बात ये वाज़े होती नज़र आती है कि इन मुश्किलात के पेश नज़र अब समझ आता है कि इमरान खान को ख़वातीन के दुपट्टे और कंधे की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, और वो ख़ुद बनी गला के अंदर होते हुए इस किस्म के धावे को लीड क्यों नहीं करते, और ख़वातीन को वो क्यों गेटों के ऊपर चढ़ने और गेटों को तोड़ने के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो इससे तो यही लगता है कि जो पीटीआई की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं होंगी, वो बढ़ेंगी। ख़ास तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है, वो जिस तरह से उन्होंने वादे वईद किए इस अदम एतमाद के बाद कि मैं अब सिर्फ कारकुनों को टिकट दूंगा, और जो ये लोग लोटे हैं, इलेक्टेबल्स हैं, तो इससे मज़ीद जो है वो नुकसान होगा पीटीआई को, क्योंकि कुछ ज़मीनी हकायक हैं पाकिस्तान की, जो पैट्रोनेज की जो पॉलिटिक्स है, उसमें पीटीआई अब ऐसी मकबूल जमात नहीं है जैसा कि पंजाब में 1970 में पीपुल्स पार्टी थी। आपको 17 जुलाई का जो ज़मीनी इंतखाब है उसमें बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। मुर्तज़ा साहब आपका, नसरुल्लाह मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। फ़ारूक सलीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। वी अपोलोजाइज़ कि हमने अहमद बिलाल महबूब साहब को लाइन अप किया था, लेकिन शायद टाइमिंग हमारी ना मिल पाई। उनको किसी और प्रोग्राम में ज़हमत देंगे। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।